दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में आजकल यही बात हो रही है, स्पेशली इंडिया में बात हो रही है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म उसकी बात हो रही है। और बहुत से डॉक्टर पकड़े गए इसके अंदर। एक बड़ा प्लान था इनका इंडिया को दहलाने का, दिल्ली को दहलाने का, बाकी जगह के अंदर, और इनका प्लान था 6 दिसंबर का। लेकिन कहाँ पे कुछ चूक भी हुई हमारी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जो पुलिस फोर्सेज है, स्पेशली जेएनके पुलिस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और साथ में जो यूपी पुलिस है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो इस टाइम पे पूरी गुजरात पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जितने मदरसे हैं। नहीं, गुजरात पुलिस का तो लगता है गुजरात पुलिस ने भी इस पे काम किया है। कुछ चूक हुई हरियाणा पुलिस की तरफ से, क्योंकि कुछ डंडे वाले पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा खाने में बिलीव करते हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा में यही काम होता है, इसीलिए उन्होंने बहुत भारी चूक की। यहाँ पे रॉ का भी नाम आ रहा है, लेकिन रॉ इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे आईबी का काम है, और इस बार इनको सबक भी मिल गया कि हमें हॉस्पिटल के ऊपर भी चेक रखना पड़ेगा। क्योंकि एक और प्लान था इनका कि जितने भी हॉस्पिटल हैं कश्मीर के अंदर, वहां पे भी आर्म्स एमुनिशन इकट्ठा करेंगे और यही काम कर रहे थे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे आदमी क्यों ऐसा काम करते हैं। मैं एक जगह बात भी कर रहा था, मैंने कहा पाकिस्तान के जो लोग हैं, आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी टेररिज्म में बिलीव करते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर भी इसी चीज में बिलीव करते हैं। और इंडिया के अंदर भी बहुत से ले लीजिएगा, मुसलमानों को छोड़िए, दूसरे लोग भी बैठे हैं। रवीश कुमार ले लीजिएगा, हमेशा एंटी इंडिया एजेंडा फैलाते हैं, इंडिया में जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। और करण थापर को ले लीजिएगा, उसका भी यही काम है। फिर और भी बहुत से लोग हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, वो भी यही काम करते हैं, एंटी इंडिया एजेंडा फैलाते हैं, इंडिया से नफरत करते हैं। फिर एक और आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है जिसका नाम लेना बहुत जरूरी है, वो है हमीद अंसारी, जो इंडिया के एम्बेसडर थे कई कंट्रीज के अंदर, और बाद में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने। लेकिन वो जब आपका फ्लैग आता है इंडिया का, तो उसको सैल्यूट करना भूल जाते हैं। ये बात हुई थी 2015 में, जब भूल नहीं जाते, करते नहीं है सर, वो करते ही नहीं है, उनको दिल ही नहीं है। हाँ, नफरत तो मैं उनको, वही कह रहा जब वो झंडा देखते ही उनका ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि बेसिकली भूलने का मतलब है कि उनको याद है उनकी ड्यूटीज क्या थी। जब यूएस के प्रेसिडेंट आए थे ओबामा, तो सब उनको सल्यूट कर रहे थे। ओबामा की तो ड्यूटी नहीं बनती कि हमारे प्लेन को, हमारे जो फ्लैग है उसको वो सल्यूट करें, क्योंकि वो एक कन्वेंशन के खिलाफ है। लेकिन उस टाइम पे पीएम मोदी या हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन हमीद अंसारी खड़े हैं, उन्होंने फ्लैग के ऊपर उनको सल्यूट नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। और मैं उनके, और मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ कि उनकी कई बार स्टेटमेंट आई है, जब वो चेयरमैन थे राज्यसभा के, तो उस टाइम पे हमारी जो है यूपी की जो चीफ मिनिस्टर थी, क्या नाम है उनका, उन्होंने एक मायावती, उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया कि आप 12 बजे क्यों भाग जाते हैं यहाँ पे, आप नमाज पढ़ना क्या जरूरी है आपसे। मतलब वो अपनी ड्यूटीज को छोड़ करके दूसरे काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, दूसरे काम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो ऐसा नहीं वो नमाजी हैं, वो नमाजी नहीं है। मैं उनके साथ ईरान के अंदर पहुंच रहा था, मैं वहीं की बात करूंगा क्या उनका एटीट्यूड होता था। हमीद अंसारी ईरान के एम्बेसडर थे, और मैं भी उस टाइम पे था। ये बात है 91 से लेके 93 की। और इनके जो कर्तव्य थे वहां पे, वो पब्लिक को बताना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार वैसे भी किया, वीडियोस के अंदर उनको रेफर किया। लेकिन आज ये बताएंगे कि हमीद अंसारी किस तरीके से इंडिया के खिलाफ काम करते थे, इंडिया के एजेंडे के खिलाफ काम करते थे, जबकि उनको इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया था ईरान के अंदर। उससे पहले अफगानिस्तान के अंदर थे, और जब अफगानिस्तान में पहुंचते थे, ईरान में पहुंचते थे, तो कई बार चले जाते थे पाकिस्तान, क्योंकि वहां से उनको कोई नोट नहीं करेगा, वीजा तो लेना ही पड़ता है। लेकिन इंडिया से आके वो पाकिस्तान नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे शोर मच जाएगा। लेकिन उनके वहां रहते हुए क्या क्या कर्तव्य किए, क्या क्या उन्होंने हरकतें की, कैसे इंडिया की सिक्योरिटी को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक तो होते टेररिस्ट जो बंदूक लेके चलते हैं, एक दूसरे टाइप के टेररिस्ट होते हैं जो आपके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। कुछ उसके अंदर हिंदू भी हैं, उसके अंदर कुछ कम्युनिस्ट है। मेन हिंदू जो काम करते हैं वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट एजेंडा उनका। क्यों देश से हेट करते हैं, ये तो करण साहब से पूछिए। कांग्रेस वाले तो आज राहुल गांधी की स्पीच बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद हेट करते हैं। राहुल गांधी तो पीएम बनना चाहते हैं, पीएम बन नहीं रहे, इसलिए इंडिया को टारगेट करते हैं बार बार। और आप देखिए आज तेजस्वी यादव भी बैठे हैं, आज अखिलेश यादव भी बैठे हैं। लेकिन आप टीएमसी की बैठिए, ममता बनर्जी वही काम करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे हमीद अंसारी की, और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। ये इनसे मेरी कई बार बात हुई इस इशू के ऊपर, और आज बैठे हैं सिंगापुर से, और तब भी हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन मैं इससे पहले एक बात कहूंगा कि हम बाहर बैठे हैं, कई बार यहाँ पे प्लेन आ जाता है ऊपर, क्योंकि हमारा जो जोन है प्लेन की जोन में पड़ता है, तो इससे आप डिस्टर्ब हो तो हमें माफ कीजिएगा। और हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ बैठ करके कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हमें बाहर से काम करना पड़ता है, प्लेन ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। और आपको अगर आवाज में डिस्टर्बेंस हो तो आप इग्नोर कीजिएगा। हाँ, उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे उसके ऊपर, जो अंसारी साहब यहाँ पे बातें करते हैं कि देश के खिलाफ जो इनका एजेंडा चलता है। सर, इतिहास के हिसाब से हमारा जो जैसा इतिहास है, अम्बेडकर जी ने यही बोला था कि कभी भी मुसलमान आदमी देश के लिए लॉयल नहीं रहेगा। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो आज काफी सोशल मीडिया में भी घूम रही है आके,
तो हम लोग तो, लेकिन हिंदू लोग तो हम लोग सोचते हैं यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भाईचारा है, कोई देश के खिलाफ कैसे जा सकता है, क्योंकि उनके कुरान में लिखा गया है कि जिस धरती पर रहते हो, जहां रहते हो आप, उसकी जिसका नमक खा रहे हो आपको वफादार रहना चाहिए। लेकिन वो वफादारी कहाँ चले जाती है? जब मस्जिद से निकलते हैं तो पत्थर फेंक रहे हैं, और जब पढ़ लिख लेते हैं थोड़े तो फिर बम से उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी वफादारी है, कौन सी नफरत है? और जब ये बोला जाता है कि किसी इनोसेंट आदमी की डेथ नहीं होनी चाहिए, एक आदमी की डेथ हो जाए तो मतलब पूरी कायनात को आप खत्म कर रहे हैं, और आप यहाँ हजारों हजारों सैकड़ों आदमियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। I mean, why is this so much of contradiction? ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है सर? आप पढ़ कुछ और रहे हैं और उल्टा काम कुछ कर रहे हैं आके। और ये भी सर इतिहास गवाह है कि जब भी हमारे यहाँ चाहे अंतुलय हो, चाहे अंसारी हो, चाहे बंगाल का चीफ मिनिस्टर हो, उनको जहां भी गद्दी दी गई उन्होंने गद्दी का गलत इस्तेमाल किया, अब फॉर देयर पर्सनल दिस थिंग एंड फॉर देयर फैनेटिज्म, कि हिंदुओं को मारो। ये आप कंटिन्यूसली देख लीजिए। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके अंसारी जी हैं। आपके अंसारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बॉस थे ईरान में। मैंने उनका तो कि आप बार बार ऐसे आदमी को, हमारी इंटेलिजेंस को तो 0 मार्क देना चाहिए कि ऐसे आदमी को बार बार आप एम्बेसडर बना के दूसरे कंट्रीज में भेज रहे हैं। वो भट्टा बिठा रहे होंगे। अभी अफगानिस्तान में कितना हुआ और उसने कहाँ कहाँ गड़बड़ क्या की वो तो नहीं पता लग रही, क्योंकि आप वहां नहीं थे। हमारे नरेश सूद जी वहां नहीं थे, नरेश सूद जी ईरान में थे, तो तभी आप एक्सपोज कर रहे हैं ये उनकी गलत हरकतें आगे। तो सर ये हिंदुस्तान बाल बचा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी तक पहुंचा ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान से नफरत कर रहा था, जो चाह रहा था कि हिंदुस्तान 2 बारी वाइस प्रेसिडेंट बना। मतलब कितना बाल बचा हिंदुस्तान जाके। और आई एम श्योर ही शुड बी एक्सपोज्ड एंड ही शुड पे फॉर हिज क्राइम्स एंड ही शुड पे फॉर हिज बैड डीड्स। उधर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, जो लॉ है, वो परमिशन नहीं देता ऐसी चीजों की, और इनका जो डिसलॉयल्टी है उसको प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लीगल टर्म्स के अंदर। अगर कोई चाइना की जैसी कंट्री होती तो पता भी नहीं चलता कि आदमी कहाँ चला गया, गायब हो जाते वहां पे। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहूंगा कि मैं बीच में एक नाम लेना भूल गया, बरखा दत्त का। जब मुंबई के अंदर हमला हो रहा था 26/11, तो बरखा दत्त फोटोग्राफी कर रही थी। बाहर से पैसे मिलते हैं लोगों को, और उसी तरीके से जब आपका कारगिल का वारदात था तो उसको परमिशन दे दी गई कुछ गद्दारों की वजह से, और वहां चले गए। वहां पे जाकर के उन्होंने सैटेलाइट फोन यूज करके इन्फॉर्मेशन दे दी पाकिस्तान को, जिसकी वजह से जो वहां पे एम्यूनिशन रखा था, एक डिपो रखा था, उस पर उन्होंने बम्बार्डमेंट करते हमें बड़ा नुकसान हुआ। तो गद्दारों की वजह से बहुत नुकसान झेल चुके हैं हमारी कंट्री। लेकिन आज हम बात करेंगे हमीद अंसारी की। आपने एक बात की कि इंटेलिजेंस की कैसे इनको परमिशन दे दी। मैं आपको बड़ी एक क्लियर बात कह दूं, और जो दर्शकों को भी ये बात बता दूं कि जब किसी को एम्बेसडर बनाया जाता तो इंटेलिजेंस से नहीं पूछते, उनका अपना होता है। गवर्नमेंट जो होती है वो अपना डिसीजन लेती है, और अगर इंटेलिजेंस से पूछेंगे तो इंटेलिजेंस अपना व्यूज देती। लेकिन यहाँ पे ना तो इंटेलिजेंस से पूछा गया, ना वाइस प्रेसिडेंट बनाते हुए इनको पूछा गया, तो ये वाइस प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, क्योंकि इनका अपना एजेंडा है, अपने तरीके से काम करते हैं। अगर वैसे चाहिए इनको कि इंटेलिजेंस से, हाँ, लेकिन इनको चाहिए कि व्यूज पूछने चाहिए इंटेलिजेंस से कि इस आदमी के बारे में कुछ है। लेकिन अगर वो कहेंगे तो इंटेलिजेंस वाले वही बात करेंगे जिस तरीके से गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगी, तो क्लियरेंस भी दे देंगे अगर गवर्नमेंट चाहेगी, क्योंकि इंटेलिजेंस तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते हैं। हमारी कोई सीआईए नहीं है जो इंडिपेंडेंट काम करती है, या आईएसआई नहीं है जो इंडिपेंडेंट काम करे। मैं आपको स्पेशल थोड़ी सी शॉर्ट में बताऊंगा अंसारी का क्या एटीट्यूड था जब भी एम्बेसडर थे ईरान के अंदर। ये 1991 में ये शुरू के अंदर ईरान के अंदर एम्बेसडर बने। मैं भी उसी टाइम पे वहां पे पोस्ट हुआ। बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े शरीफ आदमी थे। पहला काम इन्होंने किया कि जो हम वहां पे सामान खरीदते थे वो था 7 तोमान पर डॉलर, वो था ऑफिशियल रेट, और जो मार्केट रेट था वो था 140, यानी कि उससे 20 गुना ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया कि हम सामान नहीं खरीद पा रहे थे, तो इन्होंने कहा भाई आप ओपन मार्केट में सामान खरीदिए, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम ओपन मार्केट से सामान लेने लगे। जो हमें फर्नीचर वगैरह चाहिए थे, चीजें चाहिए थी, हम लेते थे, जिससे हमें फायदा भी हुआ, चीजें भी ले पाए। तो ये तो मैं उनकी चीज को अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि इनके आने के कुछ देर के बाद, कुछ महीने के बाद, शायद 2-3 महीने के बाद एक इंसिडेंट हुई। एक संदीप कपूर नाम का जो कवारा लड़का था, यंग लड़का था, फॉरेन ऑफिस को बिलोंग करता था, वो दिल्ली गया। दिल्ली से जब वापस आ रहा था तो उसकी एयरपोर्ट पे किसी से बहस हो गई। बहस होने के बाद उसने फोन किया कि मेरे को तंग कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर। फोन तो कर दिया उसने, लेकिन उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंचा। नेक्स्ट डे जब अंसारी साहब को बताया तो इन्होंने उसके ऊपर एक मैसेज भेज दिया जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये लोग ना
आपका कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। दिल्ली को भेज दिया कि आदमी अभी घर नहीं पहुंचा, और साथ में उनके फॉरेन ऑफिस के अंदर एक नोट वर्बल होता है, यानी कि बता दिया कि घर नहीं पहुंचा तो देखिए कहाँ पे है। उसके पीछे कुछ नहीं किया। 2 दिन के बाद एक फोन आया। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि मेरे को एक कस्टम का आदमी आया मेरे पास, जिसने मेरी कस्टम में हेल्प की थी, और फिर मैंने उसकी हेल्प की थी उसकी लड़की को स्टूडेंट वीजा दिलवाने में। और वो ऑब्लाइज था मेरे पास, क्योंकि स्टूडेंट वीजा हम आराम से नहीं देते थे, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट थे, तो मैंने उसको स्टूडेंट वीजा दिला दिया। वो आया, उसने मुझे कहा कि आपके एक आदमी को एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया और इंटेलिजेंस वाले उसको उठा के ले गए। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी अपने डिपार्टमेंट को, दिल्ली भी इन्फॉर्मेशन भेज दी, लेकिन अंसारी ने उस पर कोई काम नहीं किया। अंसारी ने दिल्ली के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये लड़की बाजी कर रहा था, लड़की के चक्कर में था, तो इसलिए उठा के ले गए, यानी कि गलत टाइप की इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या जरूरत थी अंसारी की? क्या आपने चेक किया वहां पे? और उसके बाद वो आदमी को 2 दिन के बाद छोड़ दिया। एक फोन आया कि आदमी बैठा है यहाँ पे खराब हालत के अंदर, एक एनोनिमस फोन आया, तो हम लोग गए, हमारे लोग गए, उसको आके उठा ले, तो देखा कि इसकी हालत बड़ी खराब थी, ये चल नहीं पा रहा था, तो इसको उठा करके ले गए इसके घर के अंदर, इसकी देखभाल की, उसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि उसके बगैर कोई चारा नहीं था। और देखिए हम दिल्ली में मैसेज भेजा, दिल्ली वाले ने कहा, क्योंकि हमको डाउट था कि इसको इन्होंने कोई इंजेक्शन दे दिया जिससे अपनी याददाश्त भूल गए, तो कहा जी इसको इंजेक्शन देकर के इसकी याददाश्त भूल गया, कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे जिसके वो आंसर नहीं दे पाया। चलो केस गया, रफा दफा हो गया, कोई बात नहीं, एक स्ट्रेंज इंसिडेंट होगी। उसके कुछ दिन के बाद एक और केस हुआ कि एक डीवी माथुर नाम का आदमी, जो हमारे डिपार्टमेंट को बिलोंग करता था, वो अपने घर से आया, पैदल आता था अपने घर से एम्बेसी के अंदर, पासपोर्ट को डील करता था, तो घर ऑफिस नहीं पहुंचा, देखा कि वहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई, तो जब चेक किया तो उसके घर वालों का ये तो निकल चुका, लगा कि शायद इसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि आदमी कोई दाएं बाएं तो जाएगा नहीं, कुछ इंसिडेंट हो गई होगी। हमने सारे हॉस्पिटल में चेक करा लिया, पुलिस स्टेशन में चेक करा लिया, शाम तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो अंसारी साहब को जब खबर गई तो अंसारी साहब ने फिर एक मैसेज दे दिया कि आदमी निकला था, घर नहीं आया, दिल्ली में मैसेज भेज दिया, साथ में फॉरेन ऑफिस के अंदर मैसेज भेज दिया। लेकिन नेक्स्ट डे भी जब वो नहीं आया तो वहाँ पे लोगों को चिंता होनी शुरू हो गई, और तब तक हमें समझ में आ गया कि इसको इनके इंटेलिजेंस के लोग उठा के ले गए। लेकिन अंसारी बड़े बेफिक्र थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जो एम्बेसडर की ड्यूटी होती है वो होती है जो इंडियंस वहाँ बैठे हैं उनके सेफ गार्ड करना, और सेफ गार्ड करने इंडिया के इंटरेस्ट। साथ में जो एम्बेसी के लोग हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको तो स्पेशल प्रिविलेज होती है, लेकिन नॉन डिप्लोमेटिक को भी ख्याल रखा जाता है, और अगर उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो एम्बेसडर कैसे आराम से बैठ सकता है। लेकिन ये बड़े चुपचाप बैठे थे, और उसके बाद वहां पे चिंता होनी शुरू हो गई। तो मैं उस टाइम पे जाकर के गया, मुझे समझ में आ गया कि इनका एटीट्यूड क्या है, तो मैंने वहां पे एक मैसेज भेजा दिल्ली के अंदर। स्पेशली मैं गया बाहर अपने डिस्गाइज करके, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंस का था, मैं भी इंटेलिजेंस का था, और डिस्गाइज करके मैंने एक जाके मैसेज भेजा, अपने दोस्त से बात की फोन पे, क्योंकि आप एम्बेसी से कॉल कर नहीं सकते थे, ना आप घर से कॉल कर सकते हैं, आपका फोन टैप होता है। तो बाहर जाकर के मैंने कॉल किया, और किसी दोस्त को बुलाया था, वो मेरे को ले गया अपनी कार के अंदर। मैंने जो कपड़े पहने थे वो भी चेंज कर लिए, फेस पे भी कुछ अपना चेंज वगैरह कर लिया, जैसे मूछ वूछ लगा ली, और जाके फोन किया कि भाई देखो ये बात है, और आप जाके अटल बिहारी वाजपेयी को बता दो। तो उसने अपॉइंटमेंट ले ली। जब नेक्स्ट डे अटल बिहारी वाजपेयी से मिला तो उन्होंने कहा अंसारी तो बहुत अच्छा आदमी है। कहना जी अच्छा होगा, मैं तो नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हुई है तो आप इससे चेक करो। तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने कहा जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो ये मेरे प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, और नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो नरसिम्हा राव के भी प्रोटोकॉल ऑफिसर थे जब फॉरेन मिनिस्टर थे। तो उन्होंने नरसिम्हा राव को फोन किया कि ऐसे इंसिडेंट हुई है, तो आप जाकर के अंसारी को बताइए और अंसारी के थ्रू एक्शन लीजिए। तब अंसारी को कहा गया, तो अंसारी ने उस टाइम पे फोन किया और गया खुद पर्सनली फॉरेन ऑफिस के अंदर। नेक्स्ट डे माथुर आ गया, लेकिन इन द बीन टाइम वहां पे हमने लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो सबकी लेडीज वहां पे आ गई, जितने भी स्टाफ थे उनकी वाइफ्स वहां पे आ गई। आज तक किसी एम्बेसी में ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे लेडीज आके डिमॉन्स्ट्रेशन करें, और जो डिमॉन्स्ट्रेशन की तो उसके बाद अंसारी को नेचुरली खतरा हो गया, एक तरफ तो पीएम का फोन आ गया, एक तरफ वहां पे लोग उसके खिलाफ हो गए। तो जाकर के माथुर को छुड़ा लाया, उसको कहा कि भाई आपको टाइम है 72 घंटे का आपको बाहर जाने का, उन्होंने कह दिया। लेकिन वो घबराया हुआ था, और उसने बताया मुझे कि मेरी जान को खतरा था, लेकिन यहाँ पे फोन आ गया तो मैं बच गया। लेकिन साथ में मुझे ये भी कह दिया कि अगला नंबर आपका है। मेरा मतलब नाम बाहर आ चुका था। तो मैंने कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने कहा भाई तुम स्ट्रांग हो तो इसलिए तुम्हारा नाम ले दिया, बाकी किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे और भी लोग थे यूनिट के। चलो बात आई गई, लेकिन मैंने तब से अपनी प्रिकॉशन लेनी शुरू कर दी। जब से घर से निकलता था अपने घर को बता के चलता था कि मैं जा रहा हूँ, और हम टीम के साथ जाते थे टैक्सी करके, जैसे 3-4 आदमी हम टैक्सी, क्योंकि गाड़ी वहां रखी नहीं थी, गाड़ी रखना वहां पे फिजिबल नहीं था, क्योंकि वहां के लॉज इस टाइप के हैं। तो
टैक्सी चीप होती थी, टैक्सी में जाते थे, टैक्सी से आते थे, लेकिन साथ में पूरा आवाज रखते थे। जब ऑफिस से निकलते तब भी बताते थे अपने घर वालों को मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। साथ में मैंने अपनी वाइफ को अपना कुछ फोन नंबर दे दिए थे, कुछ आपके पॉलिटिशियन के, कुछ आपके प्रेस के लोगों के, कि अगर कोई बात हो 10 मिनट का टाइम है, 10 से 15 मिनट हो जाए तो आप इमीडिएटली फोन घुमा देना कि आई एम मिसिंग। और घर से अकेला कभी नहीं निकलता था। लेकिन ईरानियन में एक बात है कि आपको बगैर पता आपकी फैमिली को परेशान नहीं करेंगे, जैसे पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा गलत टाइप का बिहेवियर करते हैं उनके ऐसे के लोग। बिजली काट देते हैं, पानी काट देते हैं, वैसे की वजह केवल। हाँ, वो भी काटते हैं, फिर आपकी वाइफ को तंग करते हैं, उनके सामने कपड़े तार के खड़े हो जाते हैं, बदतमीज हैं, सड़क पे दंगे खड़े हो जाते हैं। ये तो इनको तो औकात ही नहीं है इनकी किसी चीज की भी। सर ये औरत की इज्जत करना जानते ही नहीं है, इनको औरत की इज्जत नहीं पता। सर मैं यहाँ 2 बातें ऐड करना चाहूंगा बिफोर यू वाइंड अप द प्रोग्राम। नए भारत की आज एक केस हुआ है, हमारे जेटली जिनको मेजर जेटली जिसको वहां से हमारे यूएई से गायब कर दिया गया था। किसने गायब किया? यूए की अथॉरिटी थी या पाकिस्तानी अथॉरिटी थी या सीआईए की अथॉरिटी थी, अमेरिकन अथॉरिटी थी, पता नहीं किसने किया। लेकिन हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जय जवान जय किसान है और हर जवान की हम लोग हेल्प करेंगे। आज उसको कॉन्टैक्ट किया गया और हिंदुस्तान वापस लाए जा रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि पीछे जिस केस से मैं भी जुड़ा हुआ था कि एक इस्लामिक हमारे बड़े नेशनलिस्टिक है मिनिस्टर, तो उनके अगेंस्ट कुछ केस, उनके अगेंस्ट कुछ बात आई, कंप्लेंट आई और सीधा मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने एक मेल कर दिया पीएम हाउस में कि भाई इनकी ये हरकतें, बंबई में ये आते हैं, ये करते हैं आके। आप बिलीव करिए उन्होंने वो कुछ ज्यादा उसकी ज्यादा इंक्वायरी नहीं की, लेकिन एज पर हिज रेपुटेशन ऑफ दैट मैन इमीडिएटली ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम दैट मिनिस्टरशिप और आज तक वो वापस नहीं आया लौट के। तो ये आज का भारत है कि आपने एक गलती की कि नहीं। काश इस भारत के टाइम अगर वो आपके अंसारी साहब होते तो आज वो कहाँ गायब हो गए होते किसी को पता नहीं लगता। सर क्या वाइस बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैं एक और बात बताऊं कि इसके बाद एक और इंसिडेंट है कुछ महीने के बाद। मोहम्मद उमर नाम का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो निकला अम्बेसी से, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बगैर फैमिली के होते हैं। वो निकला अम्बेसी से कुछ शॉपिंग करने के लिए, टैक्सी में गया था। रास्ते में उनको ईरान के इंटेलिजेंस के लोगों ने पकड़ लिया और उनसे पूछताछ करने लगे, उनको हरास किया थोड़ा सा, बाद में छोड़ दिया। लेकिन जब अम्बेसी में आया तो उसने एम्बेसडर को कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे तंग किया। एम्बेसडर ने उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं किया। जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली उसने मुझे भी फोन किया, तो मेरे को कहा जी ऐसे ऐसे तंग किया। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ इसके ऊपर। जब मैंने इसके ऊपर बात करनी शुरू की तो अपने बॉस को बताया, बॉस ने बता दिया अंसारी को। अंसारी कहता कुछ बता नहीं रहा, आप सूद को कहो जाए और उससे पूछे क्या बात है। मैं उससे मिला, मैंने कहा उमर क्या हुआ था, क्योंकि वो बड़ा लॉयल था देश का। मोहम्मद उमर उसकी लॉयल्टी थी देश के साथ और मुझे काफी चीजें दिया करता था, खबर दिया करता था जो भी हम चीज पूछते थे, क्योंकि हम हर एक आदमी से कुछ ना कुछ डिटेल लेते हैं ऐसे। तो उसने कहा जी मैं ऐसे ऐसे जा रहा था तो मेरे को इन्होंने पकड़ लिया रास्ते के अंदर, तो मैंने उसकी रिपोर्ट बना दी कि ऐसे ऐसे हुआ और ये हुआ। तो ईरान इंटेलिजेंस के खिलाफ रिपोर्ट बनाई। जब अंसारी के पास रिपोर्ट गई, अंसारी कहता मैं इस बात को नहीं मानता, आप इस पे रिपोर्ट में चेंज करो कि ये आदमी ईरान के लिए एक जासूसी का काम कर रहा था। तो मेरे को कहा गया, मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मुझे कहा गया कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको वापस भेज देंगे। मैंने कहा वापस क्या भाड़ में के अंदर, मैं कोई वीजा पासपोर्ट की हेरा फेरी नहीं कर रहा कि जो मुझे किसी से डर लगे। तो मैं ऐसी खबर नहीं दूंगा और मैं गलत खबर नहीं दूंगा। अगर मैं इसको तंग किया जाएगा तो मैं आपसे पूरा सलूक वापस करा लूंगा जब मैं इंडिया जाऊंगा। तो क्योंकि उस टाइम यंग भी थे, हमारा काफी सलूक भी था और हमारा काफी कंट्रोल भी था चीजों के ऊपर, पुलिस से भी हमारी अच्छी पकड़ थी, सब चीजों पे थी। उसके बाद मोहम्मद उमर को मैंने कहा तुम्हें वापस भेजेंगे, चिंता ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ गलत रिपोर्ट नहीं दूंगा। वो आदमी वापस चला गया। बाद में कुछ सालों के बाद वो एक मिनिस्टर आया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमईए के अंदर, जिसने उसको दोबारा सऊदी भेजा। अदरवाइज अंसारी ने उसको बैन कर दिया था लाइफ के लिए कि उसको फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलेगी। उसके बाद एक और था, हमारे बॉस होते थे पीके वेणुगोपाल, वो कहीं घूमने गए तो वहां पे भी इंटेलिजेंस के लोगों ने उनको पकड़ लिया। मतलब वहां पे आपको अकेले जाना थोड़ी सी दिक्कत की बात थी। तो जब उन्होंने आके बताया कि मेरे को ऐसे तंग किया, तो अंसारी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट भेज दी कि ये आदमी अकेला गया था, इसके खिलाफ गलत रिपोर्ट भेज दी कि वो पता नहीं गलत चीजों में इन्वॉल्व था, और उस आदमी को अल्टीमेटली वापस बुलाना पड़ा। क्योंकि इनके बड़े अच्छे रिलेशन थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के साथ, और पीवी नरसिम्हा राव इनके सुनते थे कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो अंसारी उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। उस आदमी को जाना पड़ा, उसकी इंसल्ट हुई, क्योंकि हमारे जो रॉ के चीफ थे वो उस टाइम पे कमजोर थे, वो भी
वो भी राव थे, नरसिम्हा राव, लेकिन उनकी चलती नहीं थी। कई बार कमजोर आदमी को आप अगर राह का चीफ बनाओगे तो वो हरकत करेगा, लेकिन उस टाइम पे अंसारी की पूरी एफर्ट थी कि रॉ के स्टेशन को बंद कर दिया जाए ईरान के अंदर, और उस टाइम पे गल्फ के अंदर भी कुछ लोग साथ में मिले हुए थे उनके, गल्फ के जो एम्बेसडर थे, कि रॉ के स्टेशन को बंद करो, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ पे गड़बड़ी करना, यानी कि पैसा खाना, धंधा करना, और अंसारी वहाँ पे करप्शन का काम भी कर रहे थे। यानी कि लोगों को एक वहाँ पे यूए उस्मानी थे जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे ईरानियन एम्बेसी के अंदर, इंडियन एम्बेसी ईरान के अंदर, वो हर एक हफ्ते के अंदर 5 से 7 लोग केस भेजा करते थे लोगों के स्टूडेंट वीजा के लिए, फोटो कॉपी करके डॉक्यूमेंट को। हमने उस पर ऑब्जेक्शन उठाई तो अंसारी ने मना कर दिया कि नहीं, आपको देना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल का काम देखता है। और हर एक वीजा के ऊपर, स्टूडेंट वीजा के ऊपर $500 की ऑफर होती थी। हमने उनके जो रेफरेंसेस थी उनको चेक कराया, कर्नाटका में थी और कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर थी, तो वहां से आ गया कि हमने तो ऐसा केस रिकमेंड ही नहीं किया, तब जाके वो काम बंद हुआ। अदरवाइज अंसारी यूए उस्मानी के थ्रू वहां से पैसे खाया करते थे, यानी कि $500 पर वीजा, हफ्ते के अंदर $3500, ये इनका एजेंडा बना हुआ था, वो बंद हुआ। तो उसके बाद अंसारी ने कहा जी रॉ के स्टेशन को बंद करो, प्रपोजल भेजिए। मुझे दिल्ली बुलाया तो मैंने दिल्ली में आके बताया कि ये तो इसके तो गलत हरकतें हैं वहां पे। कहते जी रॉ के लोग वहां पे गलत काम करते हैं। काम क्या करेंगे, हम तो देश का काम कर रहे हैं, कोई पैसे तो नहीं खा रहे ना, पैसे तो तुम खा रहे हो। अगर हम कोई इंक्वायरी करते हैं तो देश की सिक्योरिटी के लिए इंक्वायरी करते हैं, जैसे हमने 1993 ब्लास्ट की इंक्वायरी की कि क्या ईरान इन्वॉल्व है, उसकी खबर भेजी कि कोई ईरानियन इन्वॉल्व नहीं है इस चीज के ऊपर, तो हम तो देश का काम कर रहे हैं। अगर हम अपने सोर्स बनाते तो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए तो उठा नहीं रहे। लेकिन अंसारी ने पूरी कोशिश की कि रॉ के स्टेशन को बंद कर दिया जाए ताकि इनका धंधा खुला चलता रहे, इनका जो काम है वो चलता रहे। और फिर मैंने कहा कि इसके तो लड़के को 2 बार रास्ते में पकड़ लिया था उनके इंटेलिजेंस ने, गाड़ी में लड़कियों के साथ जा रहा था, यानी कि वुमेनाइजिंग के चार्जेस के ऊपर इसको पकड़ लिया था, लेकिन एम्बेसडर ने अपने इन्फ्लुएंस की वजह से उसको छुड़वा लिया। फिर इसी के जो कार थी उस पर जीपीएस लगा रहे थे उनके ईरान के इंटेलिजेंस के ऊपर, और तब इसको लगा कि मुझे तो ये टारगेट करेगा। लेकिन फिर भी उसका एजेंडा वही था जो एंटी इंडिया, यानी कि इंडिया के फेवर में बात नहीं करेगा, किसी न किसी तरीके से बच गए, क्योंकि मेरी जान को खतरा था। तो मुझे डिपार्टमेंट ने कहा आप जल्दी आ जाओ, तो मैं चुपचाप गया अपनी फैमिली के साथ, और मैं वापस आ गया बगैर इन्फॉर्म किए, और उसके बाद मेरा सामान वापस आया, फैमिली के साथ आ गया छुट्टी लेकर के, लेकिन आ गया। लेकिन गनीमत ये कि मैं बच गया, अगर पकड़ा जाता तो हो सकता कुछ मेरी कि फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता या मेरी जान पे खतरा हो सकता था। लेकिन मैं सारी प्रिकॉशन ले रहा था, और उस टाइम पे एक बात थी कि मैं कभी घबराया नहीं, क्योंकि हम बड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। उस डिफिकल्टी पीरियड के अंदर किसी भी तरीके का पैनिक होना एक अलग बात होती है। ना अपनी फैमिली को बताया कि हमें खतरा है, और ये है कि प्रिकॉशन देते हुए वापस आ गए। अंसारी की पोस्टिंग हो गई। लेकिन एक बात कहूंगा कि 4 लोगों को, एम्बेसी के लोगों को किडनैप किया गया, लेकिन उससे पहले ना किसी को किडनैप किया गया था ना उसके बाद, यानी कि अंसारी के टाइम में 4 लोगों को किडनैप किया गया, और जिसका आज भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा। लेकिन अंसारी के आने से पहले या जाने के बाद किसी को किडनैप नहीं किया था। हाँ, अब बताइए। आप तो जाना पहचाना आपका नाम है, पूरी हिंदुस्तान आपका नाम जानता है, और आपने ये जो चार्जेस अभी बोले हैं अंसारी जी के अगेंस्ट, दे आर वेरी सीरियस चार्जेस, कि नॉट ओनली हमारे इंटेलिजेंस के लोगों को परेशान करना, बट एट द सेम टाइम करप्शन करना, पैसे कमाना। और ये जो बड़ा कॉमन देखा है हम लोग ने, चाहे अंतुले हो या चागला साहब हो या कोई भी अपना मुस्लिम लीडर हो, या बेशक कोर्ट के अंदर भी जज हो, ये लोग का खाना करप्शन बहुत ही गड़बड़ है। सर यहाँ खाली लास्ट का, बिफोर वी वाइंड अप द प्रोग्राम, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ट्रंप का बहुत ही प्रशंसक हूँ, और आप नफरत करते हैं एकदम बिल्कुल उसी तरह से। आप बहुत बड़े प्रशंसक हैं ईरान के, लेकिन मैं बताऊं कि आज दुनिया भर के, देखिए वहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन जो मुल्ले बैठे हुए हैं ना लीडर, आज जितने भी हमास हैं या जितने भी डेंजरस हमारे टेररिस्ट ग्रुप है, उनका सबका दाता है ईरान। एंड आई एम श्योर कि वक्त की मार वो खाएगा और ईरान भी टूटने वाला है। और अभी तो यही प्रिडिक्शन है सर कि अमेरिका भी टूटने वाला है, पाकिस्तान तो टूटेगा ही। ये अभी खुशखबरी आई है, जाके सॉलिड प्रिडिक्शन आई है कि ये होने वाला, आप देखिए 2 साल के अंदर हो जाएगा जाके। बट लेट अस होप दिस हैपेंस। ना उदय, आपके मैं एक बात का जवाब जरूर दूंगा। आपने कहा कि मैं ईरान का प्रशंसक हूँ, बहुत ज्यादा प्रशंसक हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो दाढ़ी वाले मुल्ले नहीं। हाँ देखिए, हाँ मुल्लों की मैं प्रेस नहीं करता, लेकिन दूसरी बात मैं ईरान का इसलिए भी प्रशंसक हूँ कि ईरान जो कुछ मर्जी करे, इंडिया के खिलाफ कोई काम नहीं करता।
उसका कोई एजेंडा नहीं है इंडिया को टारगेट करने का। हमने बहुत सी इंक्वायरी की वहां पे, ना तो 1993 ब्लास्ट के अंदर जो मुंबई के अंदर हुआ था उसका हाथ था, ये भी प्रूव हो गया था, और ना वो कश्मीर के अंदर सपोर्ट करता है। इस चीज के ऊपर मैं उसकी सपोर्ट करूंगा उनको। और दूसरी बात है कि वहां के लोगों की अगर आप बात करें तो उनसे बेटर कोई नहीं होगा, ये किसी बहुत तरीके अच्छे से इंडिया को हेट नहीं करते। अगर हम ओरिजिनली किसी पारसी लोग हैं सर, हाँ, वो पारसी लोग अच्छा हैं पहले। हाँ, अच्छा अगर हम किसी ईरानी की बात करें, अगर हम कहते थे इंडियन है तो वो अप्रिशिएट करते थे, पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते। और दूसरी बात कहूँ कि मुझे कुछ पुराने ईरानियन मिले वहां पे, जब मैं पोस्टेड था उसके बाद भी मैं यहाँ मार्केट में था तो मुझे ईरानी मिले, तो मैं उनसे बात की तो बड़े अच्छी बात करते हैं। तो मैंने उनसे बात करते कहते हैं कि पुराने टाइम में जब कोई फॉरेन के अंदर जाता था, हम कहे फॉरेन के अंदर गया है, क्योंकि फॉरेन का हमेशा क्रेज है यूरोप का अंदर। कहते हैं लेकिन अगर वो कहता था मैं हिंद गया हूँ, अच्छा हिंद गए, इफ यू गॉन टू हिंद, उस पे उनकी भौएं ऊपर चढ़ जाती थी। यानी कि उसको कहते हैं वो हमारे लिए बड़ी स्पेशल बात होती थी, हिंदुस्तान को इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं। ये मैं बात करूँ, आपको याद भी होगा जब वहां पे मुस्लिम राज आना शुरू हुआ ईरान के अंदर, तो जितने भी पारसी थे वो इंडिया के अंदर आए, किसी और कंट्री में नहीं गए। उसके बाद कोई शिफ्ट हो गया तो बात दूसरी है। और इंडिया में जब आए तो उनसे कहा कि आप यहाँ पे आए हैं, तो कहा हम आपने देखा जिस तरीके से पानी के अंदर चीनी मिल जाती है उसी तरीके से आपके देश के अंदर मिल के रहेंगे। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि टाटा जैसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, और से बहुत से लोग बैठे हैं जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने इंडिया को किस हद तक प्यार किया है, किस हद तक पहुंचा के गए। और एक और बात बता दूं कि पारसी ऐसा भी है जो रॉ का चीफ भी बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुस्लिम से प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आपको पारसी से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्रिश्चियन से प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन पारसी से प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उनकी लॉयल्टी पूरी हमारे साथ है, उनकी लॉयल्टी उनके साथ है जिसने उनको देश में शर्म दी है। तो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बताइए आप क्या सोचते हैं ईरान के बारे में। कुछ जरूर इश्यूज है वहां पे कि वहां पे हिजाब की बात है, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, अच्छे लोग हैं। ईरान की गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं उनका। इस्लामिक वर्ल्ड को जरूर प्लीज करने की कोशिश करते होंगे, कोई स्टेटमेंट देते होंगे, लेकिन किसी तरीके से इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस चीज के ऊपर मैं ईरान की सपोर्ट करूंगा, उनकी लीडरशिप की भी सपोर्ट करूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर जय हिंद, जय भारत। और हमारे देश के फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ, एक पारसी युवक, जिनको सर सलाम, वंदे मातरम। बिल्कुल बिल्कुल, वंदे मातरम।